हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम की। यह क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यकृत से जुड़े भी पाचन तंत्र के तो सारे प्रश्न क्लियर होंगे ही। पाचन तंत्र में जैसे कि छोटी आंत बड़ी आंत उसके सारे क्लास सारी मतलब उसकी चीज़ें निपट जाएंगी। ओके, बहुत सारे एंजाइम्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं ये क्लास अपने आप में कितनी बड़ी क्लास है। बड़ी का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी क्लास होगी आप थक जाओगे, नहीं। एक ऐसी क्लास जो एक ही जगह पर आपका कम से कम 10% सिलेबस पीजीटी का कंप्लीट करा देती है। अच्छा, मैं बार बार पीजीटी को बोलती हूँ। अब बहुत से लोग ये सुन के सोचेंगे अरे पीजीटी के लिए ही खाली मैम तैयारी कर रही है तो इसको क्यों नाम छोड़ दें। तो नहीं, आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसा नहीं है कि टीजीटी में ये प्रश्न नहीं आते हैं। अब क्या टीजीटी में ये प्रश्न आएगा तो क्या बता के आएगा कि हाँ हम इसमें से आ रहे हैं? नहीं बताएगा। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि एक दो प्रश्न टीजीटी में भी इसमें से पूछे जाते हैं तो फिर पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। एलटी में भी पूछे जाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। फिर भी नेट में भी पूछा जाता है, DSSB में भी, बीपीएससी में भी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ से हम कहेंगे कि प्रश्न नहीं आता है। पर अगर हमसे आप ये कहोगे कि पीजीटी से फिजियोलॉजी का क्या लेना देना है, तो मैं ये कहूँगी पीजीटी में फिजियोलॉजी का कम से कम बहुत कम सिलेबस आता है तो 60% सिलेबस आता है, नहीं तो 70% सिलेबस क्वेश्चन जो हैं वो फिजियोलॉजी के हैं। आप एक बार सही से पीवाईक्यू का अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से 10% मुश्किल से आता है टेक्सटाइल, इसमें 10% मुश्किल से आता है इसमें कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और जो मतलब और क्लासेस होती है। अच्छा, जो आपका न्यूट्रिशन साइंस वाला जो पार्ट है वो जो न्यूट्रिशन साइंस वाला पार्ट है वो भी काफ़ी हद तक जो है आपका इसी से मैच करता हुआ होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी इसके कई पार्ट आपके न्यूट्रिशन साइंस में भी पढ़ने को मिलते हैं और न्यूट्रिशन साइंस के बहुत से पार्ट जैसे पाचन तंत्र आप न्यूट्रिशन साइंस में भी पढ़ोगे और इधर भी। तो ये कुछ सिलेबस न्यूट्रिशन साइंस का भी कवर कर लेता है। ठीक है, बकाया 10% आप मान लो एक्सटेंशन एजुकेशन आता है, मैनेजमेंट आता है, पीजीटी में सबसे ज़्यादा यही आता है। तो अब आपके ऊपर रहा है आप पढ़ो या ना पढ़ो। मेरा काम ये इसलिए बताना था कि आपको एक एथलीट पता होना चाहिए कि बहुत से लोग ये सोचकर क्लास छोड़ दे रहे हो कि मैम तो खाली पीजीटी की पढ़ाई करा रही। तो ऐसा नहीं, मान लो यहाँ से 2 प्रश्न आपके टीजीटी में आ गए तो कहाँ से करोगे अगर पढ़ोगे नहीं, है ना। तो ये चीज़ तो ध्यान रखो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। नए आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, नहीं तो पढ़ाई करिए बस चुपचाप। भोजन के जटिल अणुओं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सरल अणुओं सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। जैसे कि हमने क्या कहा, हमने क्या खाया, हमने प्रोटीन खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने वसा खाया। ठीक है, ये क्या थे? जटिल पदार्थ थे। अब इनको तोड़ेगा कौन? पाचन अंग तोड़ेंगे। तो जो ये सरल पदार्थ, जो ये कठिन पदार्थ हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या जटिल पदार्थ हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ये सिंपल में टूटेंगे। जैसे हमने बताया प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटेगा, वसा आपका वसीय अम्ल में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा। तो क्या ये सिंपल फॉर्म हो गई? नहीं हो गई। ठीक है, और इनको जो तोड़ रहे हैं अंग, ओके, जैसे जो भी पाचन अंग हो गए, चाहे छोटी आंत हो गई, चाहे बड़ी आंत हो गई, चाहे ग्रास नली हो गई। ग्रास नली हालांकि पाचन का काम नहीं करती है, वो खाली फूड को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी आमाशय हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? पाचन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है और जो भोजन को जटिल से सरल बनाते हैं वह क्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप जानते हो हमारे शरीर जो है किससे बना है? एक सेल से बना है, कोशिका से बना है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, ओके, सूक्ष्मतम इकाई है। आप सभी जानते हो क्या? कोशिका। ठीक है, क्या है? कोशिका ही। ओके, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। इसी कोशिका में जब सेल डिवीजन होता है तो हमारी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, ओके, तो इस कोशिका को बढ़ने के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए।
प्रोटीन चाहिए। ओके, तो अब ये सेल को एनर्जी, और फिर जब ये सेल डिवीजन होगा, सेल से दूसरी से चौथी सेल बनेगी, तो यही जुड़ जुड़ के हमारा पूरा शरीर बनता है। ठीक है, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं। तो इन सबको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमें भाई न्यूट्रिशन चाहिए। अब हमने क्या किया, भोजन के जटिल अणुओं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को खाया। ठीक है, उन पर क्या हुआ, डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, पाचन तंत्र की क्रिया हुई। पाचन तंत्र की क्रिया किस माध्यम से हुई, एंजाइम अम्ल की सहायता से। जो भी एंजाइम अम्ल जो होते हैं पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, अम्ल आप जानते हो भोजन क्षारीय माध्यम में मुंह से हमारे पेट में जाता है, फिर आमाशय में ये अम्लीय हो जाता है, फिर छोटी आंत जो है एक्सेप्ट नहीं करती अम्लीय भोज्य पदार्थ को, तो फिर इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर इसको फिर क्षारीय बनाते हैं, और छोटी आंत फिर अवशोषण का काम करती है। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बस एक सरल ओवरव्यू आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे चलकर हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम अम्ल ने क्या किया, भोजन पर पाचन मतलब एंजाइम अम्ल ने क्या किया, उसे पचाना शुरू किया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, पचाना शुरू किया तो ये सरल अणुओं में आ गए, सिंपल मॉलिक्यूल्स में आ गए। जब ये सरल अणुओं में आ गए, फिर ये क्या करेंगे भाई, हमें एनर्जी देने का काम करेंगे, और एनर्जी मिलते ही हमारी कोशिकाओं की वृद्धि, ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है हमारे शरीर में। भाई भोजन आप क्या खा रहे हो, इससे हमारे शरीर को, पाचन तंत्र को कुछ मतलब नहीं, बस आप उसमें जो न्यूट्रिशन दे रहे हो उनसे मतलब है, क्योंकि उन पर उन्हें काम करना है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारे तत्व मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आपके किसी अंग को आपके खाने से कोई मतलब नहीं है, बस उसमें जो न्यूट्रिशन है उनसे मतलब है, क्योंकि उन्हें वर्क उन्हीं पर करना है। ठीक है, और तो सारे पदार्थ निकल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो अब हम बात कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, हम सब जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारे आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर। नहीं पढ़ाया है और आपका सच में कुछ तैयार नहीं है तो आप हमें बताइएगा, हम करवा देंगे, ऐसी कोई वो समस्या नहीं है, हमें तो यहाँ पर पढ़ाना ही है। ओके, क्योंकि बहुत लंबे समय से पढ़ाते पढ़ाते अभी मुझे भी याद नहीं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक करा दिए, पर आप एक बार प्लेलिस्ट न्यूट्रिशन साइंस की चेक करिए, जहाँ तक ये चीज़ें मैंने करा दी हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे लगभग 6 पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि जल कोई पोषण का काम नहीं करता है, पर मेन में ये 6 गिने जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब होता है। ओके, सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर 3 चीज़ों का क्या होता है, डाइजेशन मुख्य तौर पर होता है। किसका, एक तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, दूसरा वसा का, तीसरा प्रोटीन का। और ये जो विटामिन आपके होते हैं, ठीक है, अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो जो ये विटामिन हैं आपके, खनिज लवण हैं, जल है, ये डायरेक्ट अवशोषित कर लिए जाते हैं बॉडी में, इन पर कोई पाचन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन का पाचन होता है तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है, और वसा का जब होता है तो बस ये अम्ल में ये परिवर्तित होता है। ये चीज़ आप होम साइंस के स्टूडेंट हो, आपके जुबान पे रटा हुआ होगा। हम बात करते हैं भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है कितने चरणों में गुजरती है, तो आप कहोगे 5 चरणों में गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस क्रम को आपको फॉलो करना होगा। जब भी आपसे बात हो भोजन के पाचन की जो पूरी प्रक्रिया होती है कितने चरणों से गुजरती है, आंसर आपका हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, 5 आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है अंतर्ग्रहण, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। जैसे ही हम मुंह में भोजन डालते हैं, ठीक है, भोजन को मुंह में डालते हैं, वो क्या होता है, आपका अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, यहाँ से भोजन ग्रास नली के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से क्या होता है, हमारे आमाशय में पहुँच जाता है। ठीक है, आमाशय में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका भोजन जैसे ही आपने मुंह में खाया उसका क्या होगा, वो सीधे हमारे ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है। अब आमाशय में क्या होगा, यहाँ पर आमाशय में भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपका भोजन ये पच जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, तो आता है अवशोषण का काम, जो कि खास तौर से छोटी आंत के माध्यम से किया जाता है। पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में उपयोग होना, ये वह प्रक्रिया है जहां पर आपके मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस काम करता है। मेटाबॉलिज्म कभी भी पूछा जाए तो वो आपके अवशोषण में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना फूड को। ठीक है, और एनाबॉलिज्म का मतलब ये बीच का प्रोसेस मान सकते हो। यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है
यहाँ पर जो भोजन टुकड़ों में टूट रहा है ये चीज़ हो जाती है कैटाबॉलिज्म, और ये जो अवशोषित हो रहा है ये चीज़ हो जाती है आपकी एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में भोजन छोटे टुकड़ों में टूटता है, एनाबॉलिज्म में भोजन जो है अवशोषित किया जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का उपयोग करने का काम यहीं पर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम अभी पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, हम कैटाबॉलिज्म को नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही एनाबॉलिज्म को पढ़ रहे हैं, वो कभी कभी ऊर्जा के अंतर्गत अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र के चरणों को, तो हम यहीं पर चीज़ों को ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसी पर रहेंगे। वो विषय आएगा खासतौर से न्यूट्रिशन साइंस में, तब हम बात कर लेंगे। बात होती है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन की बात होती है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग करना, अवशोषित कर लिया गया है, यहाँ छोटी आंत के माध्यम से मतलब अवशोषित कर लिया गया है ऊर्जा के रूप में। अब यहाँ पर क्या होगा, उस ऊर्जा का उपयोग होगा कार्य करने में। ठीक है, मल परित्याग जो होगा, डिफेक्शन जिसे कहते हैं, अपचा जो भोजन होता है, ठीक है, जो हमारा शरीर के काम का नहीं होता है उसे त्याग दिया जाता है, किसके माध्यम से, एनएस के माध्यम से, गुदा द्वार के माध्यम से। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस आई होप आपने याद रख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। देखो ये क्लासेस ऐसी हैं। अब ये बात और है कि आप लोगों ने इतना समय मतलब बेकार 22 से गंवा दिया हो तो कह नहीं सकते, नहीं तो आपकी नोट्स तो तैयार ही होंगी, एक हिसाब से आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके तैयार नहीं है तो आप ये कर सकते हो, मैं यही कहूँगी। हालांकि अब तक आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, अप्रैल में पेपर है तो आपको सिर्फ रिवीजन करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं तैयार है तो क्या कर सकते हो, अभी भी समय है, पढ़ लो, बस यही कह सकती हूँ मैं। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, उसके भाग कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो जो होते हैं मुख्य होते हैं, ठीक है, दूसरे सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे कि जो पाचन तंत्र के अगर पूछे जाए 2 भाग कौन से होते हैं, एक हम कहेंगे आहार नाल होता है और दूसरा हम कहेंगे सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। जो पाचन तंत्र का काम होता है वो अकेले पाचन तंत्र या आहार नाल नहीं करती, उसमें कुछ सहायक पाचक तंत्र की जरूरत होती है, जैसे कि लार ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं, यकृत होता है, पित्ताशय होता है, अग्न्याशय होता है और आंत्र ग्रंथि होती है, आंतों की ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पर देखती रहो। सहायक पाचन अंग जो है ये है, इनको नोट कर लेना, ये पूछी जाती हैं, सब चीज़ यहाँ से पूछा जाता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ये क्लासेस स्टार्ट करने का पर्पज़ ही यही था। ये चीज़ें सिलेक्टेड हैं कि ये तो पूछी जानी है। जैसे कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इसके अलावा हमारी होम साइंस की अलग ब्रांचेस पढ़ते हो, तो उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से कोई भी कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ इन चीज़ों से कंफर्म है कि प्रश्न पूछे ही जाने हैं पीजीटी में। ठीक है, ओके, तो ये सिलेक्टेड चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से अंग आते हैं, आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं। तो इसमें मुख एवं मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन डालते हैं अपने मुंह में, माउथ एंड बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद ग्रास नली के माध्यम से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाते हैं, तो हम इसको एसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। फिर आता है आमाशय में भोजन, जिसे हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है छोटी आंत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद बड़ी आंत, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और फिर गुदा, एनस। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग भी आप कह सकते हो, और आहार नाल के भी मुख्य अंग आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, और बकाया सहायक अंग आपने आई होप अब तक पढ़ लिए होंगे, मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखो एक ये प्रोसेस समझने के लिए मैंने थोड़ा सा ये डायग्राम का प्रयोग किया है। देखो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, हमारे मुंह में जाता है। देखो ये है क्या, सहायक ग्रंथियों की बात हो रही है यहाँ पर, ये देखिए इसकी बात हो रही है, इसका डायग्राम है। हालांकि हम इसके डायग्राम की भी बात कर लेंगे, पहले हम सहायक ग्रंथियों के डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, ये क्या है, हमारी सहायक ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लार ग्रंथि, भोजन जैसे ही हमारे किस में आता है, भोजन आता है किसमें, एक सेकेंड, भोजन जैसे ही हमारे मुंह में जाता है तो हमारी लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती हैं। सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बस बने रहो क्लास में। लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती है, मुंह से लार निकलती है, 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनती है, ध्यान रखिएगा, 1 से 1.5 लीटर। ओके, तो लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती हैं। लार में किसका पाचन होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, और जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसे माल्टोज में परिवर्तित करने का, ठीक है, माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में, या मांड शर्करा बोलते हैं उसको, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, लार ग्रंथियाँ सिर्फ और सिर्फ किसका, टाइलिन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं, बस इतना याद रखना है आपको। ओके, उसके बाद भोजन, ग्रंथियों की बात हो रही है यहाँ पर, किसी और अंग की बात नहीं हो रही, सहायक अंगों की बात हो रही है। दूसरे फिर आता है भोजन,
पचाने का आगे प्रोसेस मुंह में हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब यकृत से क्या आता है, यकृत में निर्माण होता है किसका, पित्तरस का। ठीक है, पित्तरस का निर्माण होता है, हम सभी जानते हैं यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। ये पित्तरस निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है पित्ताशय में। ये हरे रंग की ग्रंथि होती है, ये सामने से आपको ये यकृत के पीछे दिख रही है, और यहाँ पर ये पीछे का पार्ट है। ये जो शरीर का हिस्सा है, ये शरीर का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा है। तो पीछे में आपको ये सामने दिख रही है, क्यों सामने दिख रही है, क्योंकि ये यकृत के पीछे है। ठीक है, तो ये पीछे हिस्सा है तो सामने दिख रही है। बकाया ये क्या सामने से देखो, ये आंखें दिख रही हैं आपको, ये जो है सामने का हिस्सा है, हमारे फ्रंट साइड का ये हिस्सा है। तो यहाँ पर ये यकृत के पीछे है। तो आपसे कभी पूछा जाए जो पित्ताशय होता है कहाँ पर स्थित होता है, यकृत के ठीक पीछे स्थित होता है। हरे रंग की ये ग्रंथि रहती है, ज़्यादातर हरे या पीले रंग की, हरे रंग की मानी जाती है। ओके, और इसमें भी हरे रंग की दिख रही है। इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। तो आपसे पूछा जाए पित्तरस बनता कहाँ है, तो आप कहोगे यकृत में बनता है। आपसे कहा जाए पित्तरस जब यकृत में बनता है तो वहाँ वो स्टोर होने के लिए कहाँ भेज देता है, तो वो पित्ताशय में भेज देता है। तो पित्तरस स्टोर किस में होता है, पित्ताशय में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहीं पर एक इसके पीछे एक ग्रंथि और होती है जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। ओके, इससे क्या होते हैं, पूर्ण पाचक रस निकलते हैं। पूर्ण पाचक रस का मतलब ये हो गया, इससे सभी चीज़ों का, देखो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मांड शर्करा का पाचन करता है, मतलब लार ग्रंथियों के माध्यम से। कार्बोहाइड्रेट में जो पाचन होता है सिर्फ मांड शर्करा का पाचन होता है। ओके, और भी तो सारे कार्बोहाइड्रेट तो कई तरीके का होता है। तो यहाँ पर जो अग्नाशय है, इससे जो रस निकल रहे हैं ये पूर्ण पाचक कहलाते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोटीन का पाचन भी करेंगे। और वो कौन कौन से एंजाइम है, सारी बात हम आगे नीचे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी पका देंगे तो नीचे क्या पढ़ोगे जाके। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन और प्लस कार्बोहाइड्रेट CHO का भी पाचन ये करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं नीचे। ओके, ये हमारी सहायक ग्रंथियाँ थी। अब सबसे पहले हमने बात की है किसकी, अपने ये मुख्य पाचन अंगों की, आहार नाल से संबंधित जो अंग है उनकी बात करेंगे। ओके, जिसमें हम सिर्फ किसको, दांत और जीभ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली क्लास दांत और जीभ की होगी, क्योंकि वो भी अगर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो कल की जो क्लास आपको मिलेगी वो होगी दांत और जीभ की क्लास। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लार ग्रंथियों से। तो हमने आपको बताया था पाचन जो आहार नाल की होती है, तो माउथ के अंतर्गत जो मुख है वो मुख पाचन तंत्र में, ऐसे समझिए। या फिर हमने आहार नाल में क्या बताया था आपको, सबसे पहला बताया था बकल कैविटी के विषय में। आहार नाल में पहला अंग कौन सा बताया था हमने, मुख गुहा एवं बताई थी। ठीक है, बताई थी। तो उसी मुख गुहा के भी कुछ अंग होते हैं, जैसे कि दांत होते हैं, जीभ होती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, आगे और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो दांत और जीभ है इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे लार ग्रंथियों की, कि लार ग्रंथियाँ हमारे शरीर में हमारे मुँह में कितनी होती हैं। तो लार ग्रंथियाँ बेसिकली कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, 3 होते हैं। ये तो सभी जानते हो कि टीथ यहाँ पर होते हैं, और टंग आपकी बीचों बीच में होती है मुंह में, और सैलिवरी ग्लैंड्स ये कान के आसपास स्थित होती हैं। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। अब हम बात कर लेते हैं लार ग्रंथियों की, सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती हैं। जैसे कि पैरोटिड ग्रंथि 3 होती है, एक हो गई पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी होगी सब मैंडिबुलर ग्रंथि। इनको आप इंग्लिश में ही याद रखें, ज़्यादा अच्छा है, हिंदी में इतनी डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात है कि हिंदी कई तरह, किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है, तो इसलिए आप इंग्लिश में ही याद रखें। और इसको तीसरी को कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथि। एग्जाम में भी आप इनके वर्जन इंग्लिश ही चेक करना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमारे शरीर में, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड की बात करें, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड होती है। जो सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्रंथि, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है आपकी सबसे नीचे वाली। देखो, सबसे ऊपर वाली सबसे बड़ी, सबसे नीचे वाली सबसे छोटी, ऐसे याद रखो। अगर आप क्रम याद कर लोगे तो ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। सबसे ऊपर वाली कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि, तो वो सबसे बड़ी है। फिर बीच की आ गई, फिर सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, सबलिंगुअल ग्लैंड हो जाएगी। अगर आप साइज भी देखना चाहो तो आपको ऐसे ही दिख रही, पैरोटिड सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी आ गई, सबमैंडिबुलर, जो कि छोटी है, सॉरी बीच में इधर ये है बीच। ठीक है, तो ये हो गई सबमैंडिबुलर, तो ये बीच की, और ये सबसे छोटी हो गई कौन सी, सबलिंगुअल। ठीक है, ये सबलिंगुअल लिखा हुआ है। ओके, और ये 3 ग्रंथियाँ आपके मुंह में होती हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए लार किस तरीके का पाचन करती है, तो ये रासायनिक पाचन के अंतर्गत आता है। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है, ये अमाउंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो लार में दो तत्व पाए जाते हैं, मतलब दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लार में। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? मुख्य रूप से दो। याद कर लेना, लार में मुख्य रूप से दो एंजाइम पाए जाते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से? एक तो पाया जाता है लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन। टाइलिन तो लगभग लोगों को याद होता है, लाइसोजाइम भी पढ़ने वालों को याद होता है, ऐसा नहीं दुनिया में पढ़ने वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो ये दो एंजाइम पाए जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोमेटिकली, आप कितने भी सफाई से करो तब भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि खासतौर से अगर हम बच्चों का उदाहरण लें तो आप जानते हैं बच्चे हर चीज़ को मुँह में रखते हैं, तो वो हमेशा बीमार क्यों नहीं रहते? क्यों? क्योंकि मुँह में लाइसोजाइम पाया जाता है, बहुत से बैक्टीरिया को वो मार देता है। लेकिन कोई अब ऐसा भी नहीं है कि सारे जो लाइसोजाइम है इसमें इतनी क्षमता है कि हर तरीके के बैक्टीरिया को ये मार सके। तो इसीलिए जब भोजन आमाशय में जाता है तो वहाँ पर मिलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो रह गए हैं वो बैक्टीरिया जाकर हमारे आमाशय में मार दिए जाते हैं, ठीक है। तो मुंह में अगर पूछा जाए तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और पेट में अगर पूछा जाए आमाशय में तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये बैक्टीरियाओं को, जो जीवाणु आ जाते हैं एक्स्ट्रा फालतू के, उन्हें मारने का काम करता है। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये माल्टोज को कभी मंड शर्करा भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च में किसका? सिर्फ और सिर्फ माल्टोज का पाचन करता है। और आप जानते हो माल्टोज किसका रूप है? माल्टोज आपका डाई का रूप है, डाई का रूप है ना, तो सिर्फ डाई का पाचन कर रहा है। अभी आपके मोनो और पॉली रह गए हैं, ठीक है, तो सिर्फ इसका पाचन ये करता है, ओके। अब हमने बात की यहाँ पर, ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो लाइसोजाइम क्या करता है? लार में मौजूद एक जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं, और लार ग्रंथियों के मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनकी हमने चर्चा भी कर ली है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे पैरोटिड ग्रंथि ग्लैंड्स के विषय में। इसी की बात कर रहे हैं, अभी हम लार ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हमने बताया लार में दो तरीके के एंजाइम निकलते हैं, कौन से? लाइसोजाइम और टाइलिन। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे जो आपकी पैरोटिड ग्रंथि, जो अभी हम ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे, भाई मुंह की ही बात चल रही है, लार की ही बात चल रही है, तो लार में हमने लाइसोजाइम और टाइलिन पढ़ा। अब हम बात करते हैं जो पैरोटिड ग्रंथि है, इन्हीं चीज़ों से तो लार निकलती है। तो कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड में एक विषाणु वायरस संक्रमित हो जाते हैं। कौन कौन से वायरस होते हैं? जिससे लार ग्रंथि में क्या होता है? सूजन आ जाती है, ओके। तब मम्स, इसे गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है। तो गलसुआ नामक या मम्स नामक रोग किससे होता है? ध्यान रखिएगा, ये विषाणु वायरस के माध्यम से होता है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पैरोटिड ग्लैंड जो होती है प्रभावित होती है, और ओके, और इसे गलसुआ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नलियाँ जो होती, पैरोटिड ग्रंथि जो होती सूख जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, सूख जाती है और सूजन आ जाती है, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं सूख जाने का मतलब क्या है? लार वगैरह सूख जाती है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड में सूजन, ओके, ये अजीब तरीके का यहाँ पर फूला फूला हिस्सा दिख रहा होगा। आगे हम बात करें, मुख में पचा हुआ भोजन आपसे पूछा जाए क्या कहलाता है, तो आप कहोगे बोलस। आपसे पूछा जाए आमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? आमाशय में पचा भोजन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे काइम, ठीक है, काइम। आपसे पूछा जाए जो आपका रेक्टम होता है या बड़ी आंत है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, सॉरी, रेक्टम या बड़ी आंत में, या फिर जो स्टूल होता है, स्टूल मतलब जब हमारा पाचन हो जाता है तो हम मल के रूप में त्याग देते हैं, ठीक है, चाहे उसे कह सकते हो, या हमारी बॉडी का वेस्ट पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप कहोगे काइल कहलाता है, ठीक है। ये रेक्टम नहीं, यहाँ पर सीकम कोलन होगा, क्योंकि कोलन के माध्यम से मल जो है बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोलन कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी आंत के ही भाग है सीकम, कोलन एवं रेक्टम। तो बोलस, काइम और काइल का डिफरेंस आपको आई थिंक पता चल गया होगा, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ग्रास नली, ओसोफेगस, देखा मैंने कितने क्वेश्चन पे ये बोला है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न बने हुए हैं, आप खुद देख लीजिएगा, ओके। यह पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है। ग्रास नली की बात हो रही है, अब ध्यान रखिएगा, ग्रास नली एक बार आप देखिए, यहाँ पर पहुँचिए, आप कंफ्यूज ना रहो, इसलिए हम बता रहे हैं। हमने अभी किसको कंप्लीट किया? मुख है, गुहा एवं मतलब बकल कैविटी या माउथ को, मतलब मुंह में जब हम भोजन डालते हैं, हमने वो चीज़ कंप्लीट की, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? लार को पढ़ा, तीनों ग्रंथियाँ पढ़ी, और हमने एंजाइम पढ़े, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये हमने कवर किया। अब हम ग्रास नली पे आ गए, मतलब आहार नाल का हम दूसरा पार्ट अब पढ़ रहे हैं,
ओके, देखो कितनी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, पर आप अगर अभी भी हमारी क्लास को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये तो भाई आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो ये पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है। ये देख रहे हो आप, इसमें कोई हड्डी आपको नहीं दिख रही, ये क्या है, एक मांसपेशी की बनी हुई संरचना है, ये ग्रास नली कहलाती है। ओके, ये लगभग 25 सेमी लंबी संकरी नली होती है। ठीक है, संकरी नली होती है, मतलब आप देख रहे हो पतली सी है जा रही है नली, 25 सेमी होती है, लंबी होती है, लंबाई इसकी 25 सेमी होती है। ठीक है, 25 सेमी होती है। ओके, ये नली 25 सेमी लंबी है और ये संकरी नली है, बहुत पतली है। और कहाँ खुलती है, आमाशय में खुलती है। यहाँ आमाशय है, ये इसमें ही खुलती है। ठीक है, ये किसमें खुलती है, आमाशय में ये खुलती है नली। ओके, ये केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। ग्रास नली में आप देखो, पूछा जाए भोजन का पाचन कहाँ कहाँ नहीं होता, तो आप कहोगे ग्रास नली में नहीं होता, आप कहोगे बड़ी आंत में नहीं होता। ठीक है, बड़ी आंत, ग्रास नली, इन दो पार्टों में हम कह सकते हैं। और हाँ, एक पार्ट जो होता है मतलब इन दो पार्टों में आपका पाचन नहीं होता, ग्रास नली में और बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस वेस्ट पदार्थ को निकालने का काम ये करती है और पानी का अवशोषण करती है। तो ये कभी भी मत समझिएगा कि पाचन अंग है तो ये पाचन भी करते हैं, नहीं। सिर्फ ये ग्रास नली का काम है आमाशय में भोजन पहुँचाना, और बड़ी आंत का काम है पानी को अवशोषित करना और मल का त्याग कराना। ठीक है, और छोटे मोटे काम होते हैं, वो अलग विषय है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 25 सेमी लंबी संकरी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। केवल भोजन को आमाशय तक पहुँचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, अभी हमने बताया। अच्छा, क्रमानुकुंचन क्या है, ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्रमानुकुंचन पेरिस्टेलाइसिस क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। ठीक है, एक तरीका होता है, ये नहीं आपने जैसे ही खाना खाया और ग्रास नली से गिरा, एकदम धम्म से आके आमाशय में गिरा, ऐसे नहीं गिरता है भोजन। भोजन धीरे धीरे आता है, यहाँ पे आया 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 आया, ऐसे रुकते हुए धीरे धीरे सरकता हुआ आता है। तो जो ये धीरे धीरे सरकता है ना, यही क्रमानुकुंचन कहलाता है। अगर भोजन डायरेक्ट आके गिरेगा तो आमाशय भी क्या है, खोखला पार्ट है, मांसपेशियों का बना हुआ, तो इसमें क्या होगा, आप हल्का फूड भी खाते हो, भारी फूड भी खाते हो, हर तरीके का कितना भी चबा लो, बहुत से लोग तो जल्दी जल्दी चबाते भी नहीं, निगल लेते, तो इसमें क्या है, चोट लगेगी, घाव होंगे। लेकिन इसलिए ऐसा नहीं होता है, घाव वगैरह इसलिए नहीं होते क्योंकि भोजन जो होता है ग्रास नली से क्रमानुकुंचन विधि में आता है, तो ये बहुत स्लो आता है, धीरे धीरे रुकते हुए आता है। ठीक है, इसी को क्रमानुकुंचन कहा जाता है। बात करते हैं हम आमाशय में स्टोमक के पार्ट की बात करेंगे। स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक बेसिक प्रश्न आपको बता रही हूँ। ज़्यादातर देखो, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। तो ऐसा कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप कहोगे ज़्यादातर 3 लेयर पाई जाती हैं, ज़्यादातर 3 ही भाग होते हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत। कुछ चीज़ें आप बाद में मिल सकती हैं आपको, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको बिल्कुल आंसर समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए और आपको तुक्का ही लगाना है, तो आप 3 वाला आंसर चुनना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर के अंग 3 ही हैं और ऐसे प्रश्न बन ही भी जाते हैं। तो आमाशय जो स्टमक है, इसके भी 3 भाग हैं। एक पहला क्या है, कार्डियक भाग है, दूसरा क्या है, फंडिक पार्ट है, और तीसरा क्या है, पाइलोरिक पार्ट है। और इसमें ये जो संरचना दिख रही है ना, ये कैसी है, ये रगी कहलाती है, रगी। ठीक है, इसको रगी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आमाशय के प्रथम भाग किसकी, कार्डियक की बात कर लेते हैं। जो कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक में क्या होता है, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, इन्हीं कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। तो आपसे ये पूछा जाए आमाशय के किस भाग से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो वो कार्डियक भाग से निकलता है। ये करता क्या है, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि जो मुँह से भोजन आता है वो क्षारीय माध्यम में होता है, मुँह से आया हुआ भोजन। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं, तो ये अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया को, क्योंकि आपके अभी बताऊंगी आमाशय से भी आपके 2 एंजाइम निकलते हैं, अभी हम बात करेंगे उसकी भी। तो ये यहाँ पर एंजाइम की क्रिया होती है जो कि भोजन का पाचन तेजी से करने लगती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे, जो कार्डियक पार्ट होती है। अच्छा, बात आती है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना ज़्यादा तेज होता है, हमारी भोजन को पचा देता है, बिल्कुल। ओके, तो
तो ये मतलब आमाशय भी तो मांसपेशियों का बना होता है, तो इसको क्यों नहीं पचाता? तो इसमें जो होता है ये पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये देख रहे हो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो ये लेयर कंटिन्यूसली बनती रहती है, ठीक है। जब ये लेयर कंटिन्यूसली बनती रहती है और चिपचिपा पदार्थ होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारी आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि इसी से टकराता रहता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। आगे हम बात कर लेते हैं फंडिक भाग की। हमने कार्डियक के विषय में बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और यहाँ पर पाचन की क्रिया तेज होती है, क्योंकि एंजाइम्स मिल जाते हैं इसलिए। अब हमारे फंडिक भाग में क्या होता है? फंडिक ये भोजन अधिक समय तक आमाशय में रोक कर रखता है। जो ये वाला भाग है फंडिक भाग, ये क्या करता है? भोजन को काफ़ी समय तक, करीब करीब कहते हैं 4 घंटे तक भोजन जो होता है हमारे आमाशय में टिकता है। सबसे ज़्यादा समय आमाशय में ही भोजन रहता है, तो 4 घंटे तक यहाँ पर रहता है, ओके। तो रोक कर रखता है। इसमें रगी पाई जाती है, रगी ये संरचनाएं दिख रही हैं ये, ठीक है, ये रगी संरचनाएं दिख रही हैं, ये पाई जाती हैं, जिससे एक सेकेंड, ओके, हाँ, इनकी संरचना कांटेनुमा होती है। भूख लगने पर रगी चुभता है। जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, लंबे समय तक हमने कोई फूड नहीं लिया होता है, तो ये रगी ही जो होते हैं वो हमारे पेट में चुभन पैदा करते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं खाना समय समय पर खाते रहना चाहिए, ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आमाशय को ये घातक होता है, ठीक है। तो ये रगी क्या करते हैं, और ये इनमें फैलने का भी गुण होता है, ओके। जब हम खाना खाते, ये पेट की सतह या क्षेत्रफल को बढ़ाता है, भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैला देता है और भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर भी रखता है, ठीक है। तो भोजन को एक तो वो 4 घंटे जो रुकता है वो भी इसी के कारण रुकता है। ये भोजन हमारा पेट कितना भी दुबला पतला हो, लेकिन हम जो भी खाते हैं वो लगभग चला जाता है। तो वो क्यों चला जाता है? क्योंकि इसकी क्षमता जो फैलने वाली होती है, जब ये फैलता है तो क्षेत्रफल इसका बढ़ता है और जो भी भोजन आप खाते हो वो क्या होता है, इसमें समायोजित हो जाता है। अब ये मत कहना कि तब हम लोग कितना खा सकते हैं, भाई एक लिमिट ही होती है। अब आप कहो कि आप खाए ही जा रहे हो तब तो आपको वॉमिट होनी ही होनी है, ठीक है। तो एक लिमिट होती है जिसको ये मतलब पेट नॉर्मल आपका कहते हैं ना, खाना खाते हैं तो ये मतलब जो भी खाना खाते हैं तो उसको दबा कर रखता है। तीसरा भाग आता है आपका पाइलोरिक भाग, ठीक है। सारे काम याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक पूछा जाए तो आपके कार्डियक भाग से जुड़ा हुआ है। फंडिक भाग में भोजन स्टोर रहता है, ठीक है। और अब पाइलोरिक की बात कर लेते हैं। पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथियाँ पाइलोरिक ग्रंथि होती हैं, जिससे जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक प्रश्न क्या आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन के विषय में पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? काइमोट्रिप्सिन तो आप हमेशा ध्यान रखिए ये निकलता है आंतों में, ठीक है। ये आंतों में होने वाला एंजाइम है, ठीक है। किसमें? आंतों में पाए जाते हैं। कहाँ? आंतों में। ये डाउट आप लोगों का रहता है, आप लोग प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हो। और आपसे जब भी पूछा जाए पेप्सिन और रेनिन कहाँ मिलता है, तो पेप्सिन और रेनिन किस में मिलता है? ये आमाशय में मिलता है। कौन से भाग में? पाइलोरिक में। तो ये डाउट क्लियर रखना। तो पेप्सिन एवं रेनिन कहाँ पाया जाता है? हमारे पाइलोरिक भाग में पाया जाता है, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। तो 2 एंजाइम इससे निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। आप जानते ही प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अभी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये पेप्सिन आपका निकलता है ये सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करता है। ये भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन परिवर्तित कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकल रहा है? पाइलोरिक भाग से निकल रहा है। किसके? आमाशय के तीसरे पार्ट पाइलोरिक से निकल रहा है, ओके। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन्स में तोड़ देता है। मतलब अभी भी यहाँ पर पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। अभी हम पढ़ते हैं, आगे भी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस पढ़ते रहो, पेशेंस रखो। दूसरा आता है रेनिन एंजाइम। ये बच्चों में ज़्यादातर स्रावित होता है। ये दूध को पचाने में सहायक होता है। ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, ठीक है। बच्चों में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। ये दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ओके। जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होंगे उनको सबको पता होगा ये प्रश्न आते हैं नहीं आते, ठीक है। तो ये दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है, ओके। केसीन दूध में कैल्शियम पैराकेसिनेट, ओके। हाँ, रेनिन जो है हमने बताया बच्चों में पाया जाता है। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बैठने में, बैकबोन बहुत दर्द कर रही है, ओके। तो जो रेनिन होता है, रेनिन एंजाइम क्या करता है? जो प्रोटीन होती है केसीन दूध में, उसको क्या करता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है। आप जानते हो बच्चा है, दूध पीता है और अगर उसे डकार नहीं दिलाओ या उसका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो वॉमिट कर देता है, दूध को निकाल देता है। तो वो दही के रूप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दूध का दही में परिवर्तन करता है रेनिन, ठीक है।
अब हम बात करते हैं छोटी आंत में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। क्या कैसा भाग है? सबसे लंबा भाग है आहार नाल। नाम छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा भाग, समझ रहे हो? क्योंकि छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पतली संरचना होती है, इस वजह से, ठीक है। तो ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर 20 से 23 फुट होती है। समझिएगा, पूरा आहार नाल कितना होता है? 9 मीटर या 32 फीट का होता है, जिसमें टोटल हमने क्या बताया, आहार नाल पूरा आपका 9 मीटर या फिर 32 फीट होता है, जिसमें अकेले आपकी छोटी आंत की लंबाई, जिसे हम छोटी कहते हैं, वो अकेले 6-7 मीटर की है और 20 से 23 फुट लंबाई है। मतलब फुट में अगर बात करें तो 20 से 23, तो आप यहीं से लगा लो, ओके। मतलब इतने अंकों में सबसे जो छोटा बोला जा रहा है वही सबसे मोटा काम कर रहा है समझने के लिए, ठीक है, लेकिन है छोटा, ओके। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब इसमें तो उल्टा हो गया, दर्शन छोटे हैं पर नाम इसका बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर काम छोटी आंत में होते हैं आमाशय के बाद, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मनोरंजन हो गया आपको इन्हीं बातों से, ठीक है। तो 6-7 मीटर ये लंबी, 20 से 23 फुट होती है, ये पूछी जाती है लंबाई, ध्यान रखिएगा। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। तो अभी हमने आमाशय पढ़ा था, अब आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसकी भी चीज़ ये सुनना, हमने बताया भोजन जब मुंह से आता है तो वो क्षारीय होता है, आमाशय में पाचन होता है तो वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो छोटी आंत होती है ये अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करती। अब आप कहोगे कि भाई भोजन आमाशय से तो छोटी आंत में आ रहा है और जब अम्लीय का ये पाचन नहीं करेगी तो फिर छोटी आंत में भोजन का क्या काम? तो अब इसकी भी बात होगी, ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ा सा पढ़ लें छोटी आंत, फिर चलते हैं अपने मतलब इस मुद्दे पर। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होती है, ये चीज़ हमने बताई दी है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होते हैं। छोटी आंत भी 3 भागों में विभाजित है, अभी हमने कहा 3 भागों में ही ज़्यादातर अंग विभाजित है। कौन सा? एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा जैजुनम और तीसरा इलियम। इन पार्टों की भी बात करेंगे। यकृत, यकृत भी अपने विषय में एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हमें ये सहायक ग्रंथि है भोजन के पाचन में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अभी हमने बताया जो छोटी आंत होती है वो क्या करती है? अम्लीय भोजन को एक्सेप्ट नहीं करती। अब जब अम्लीय भोजन को ये एक्सेप्ट नहीं करती है तो भाई क्षारीय बनाना जरूरी है भोजन को, तभी छोटी आंत अवशोषित करेगी। आप लोगों को शोर तो नहीं आ रहा है भाई? बारात निकल रही है, ओके। तो अब हम यकृत की बात करते हैं। जो यकृत है ये पित्ताशय है या अग्नाशय है, इनके जो रस होते हैं, अभी रस भी पढ़ेंगे, तो ये रस मिलकर भोजन को कैसा कर बना देते हैं? ये अम्लीय बना देते हैं, भोजन को क्षारीय बना देते हैं, तभी छोटी आंत जो है उसका अवशोषण कर लेती है, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा डाउट था, क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम यकृत को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कम से कम 1.5 kg की होती है ये भी, ठीक है, 1.5 kg की, ओके। ये पित्त रस बाइल जूस का निर्माण करती है, जिसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। पित्ताशय लगभग 600 ग्राम का होता है, ठीक है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें अभी तक पूछा नहीं गया, शायद पूछा जाए। तो पित्ताशय अगर आपसे पूछा जाए पित्ताशय, ठीक है, अच्छा पित्ताशय यहाँ पर हम पित्तरस में खो गए, ये है पित्ताशय, ये लगभग 600 ग्राम का होता है, ठीक है, 600 ग्राम का होता है। तो आपका 1.5 किलो का यकृत होता है, 600 ग्राम के करीब होता है। तो जो यकृत होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पित्त रस बाइल जूस का निर्माण करता है, जिसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। तो बड़ी आंत से यकृत से जब आपके पित्तरस, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। ये दिख रही है हरी रंग की ग्रंथि, यहाँ पर स्टोर होता है, और ये यकृत है जो भूरे रंग का दिख रहा है चॉकलेटी कलर में, यहाँ पर पित्तरस बनता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं ये जो गॉल ब्लैडर हरे रंग की जो ग्रंथि है उसकी बात कर लेते हैं, पित्ताशय की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी। तो ये क्या है? पित्ताशय नाशपाती के आकार, मतलब जो ये पित्ताशय होता है इसका आकार अब आपको यहाँ जरा दिख रहा है, ये यकृत के पीछे और भी थोड़ी सी बड़ी ग्रंथि है। तो ये नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। हो गई भाई बात? क्षारीय है ना, तो अब ये पाचन करेगा क्षारीय में भोजन का, और तभी छोटी आंत कहेगी आजा बाबू मेरे पास, ठीक है। तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पीएच मान 7.7 हमने बताया था, स्केल आपको 7 उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, कल की क्लास देखिएगा, हमने आपको पीएच स्केल भी समझाया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीएच मान होता है इसका 7.7 होता है, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। पित्ताशय में जब पत्थरी स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो, मतलब जो ये आपका पित्ताशय होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये ठीक नहीं हो पाता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया, ठीक है।
तो ये पूरे पित्ताशय को ही काट कर निकाल दिया जाता है। अब आप कहोगे जब पित्ताशय ही निकाल दिया जाएगा तो भाई पित्तरस कहाँ जाएगा यकृत से, तो ये सीधे छोटी आंत से जुड़ जाता है पार्ट। तो पित्ताशय जैसे ही यकृत में बनता है और सीधे छोटी आंत में चला जाता है। वैसे जब आपका ये पित्ताशय होता है तो यकृत से पित्ताशय में जाता है, पित्ताशय से छोटी आंत में। पहले यकृत में बनेगा, यकृत स्टोर कर देगा पित्ताशय में, और पित्ताशय में जैसे ही छोटी आंत के लिए आवश्यकता होगी ये छोटी आंत में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आपकी ये पित्ताशय को काट दिया जाता है, जब उसमें पथरी हो जाती है, क्योंकि जो ये पित्तरस होता है ये क्रिस्टल रूप में बनने लगता है। जब क्रिस्टल बनने लगते हैं तो वो गांठ का रूप ले लेते हैं, वही पथरियाँ कहलाती। तो ये डायरेक्ट यकृत से छोटी आंत में चला जाता है। ओके, ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। पथरी होने पर आप जानते हो अगर पित्ताशय की पथरी होती है पित्त की थैली में तो वो काट दिया जाता है। पित्त वाइल में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। कितने पदार्थ होते हैं वाइल में? 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। नंबर 1 पित्त लवण होते हैं जो बाइल सॉल्ट कहलाते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO इसका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो पित्त मतलब अभी आपसे यहाँ तक नहीं सूत्र वूत्र नहीं पूछे जा रहे हैं इतने ज़्यादा, अभी तक आपसे थ्योरी सेक्शन ही पूछा गया, बस इसको याद रखो। तो जो पित्त होते हैं, पित्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन से? एक तो पित्त लवण होते हैं जिसे हम बाइल सॉल्ट कहते हैं। बने किसके होते हैं? ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं जो फैट्स को तोड़ने का काम करते हैं। तो पित्त लवण आप जानते हो वसा का पाचन करते हैं, भाई वसा का पाचन करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। वसा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अम्लीय से क्षारीय में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर छोटी आंत अवशोषित कर लेती है। और दूसरे इसमें पाए जाते हैं पित्त वर्णक। तो पहले पित्त लवण होते हैं, दूसरे पित्त वर्णक। पित्त वर्णक कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो पीला पित्त होता है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा होती है, ठीक है, और जो हरे रंग का पित्त होता है उसमें बिलिवर्डिन की मात्रा होती है। तो पित्त 2 तरीके का पाया जाता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है। तो हरा होता है तो बिलिवर्डिन के कारण होता है, पीला होता है तो बिलिरुबिन के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। बिलिरुबिन का जो निर्माण है कहाँ होता है? तो शरीर के ऊतकों और खून में होता है। कहाँ होता है बिलिरुबिन का निर्माण? शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं, जो आरबीसी आपके होते हैं वो टूट जाते हैं, तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। जब आरबीसी टूटने लगते हैं तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है, क्योंकि आरबीसी घटने लगेंगे और आपका पीलिया बढ़ने लगेगा। ऐसे सोचो, बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। जो बिलिरुबिन होता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है? लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब किसी कारणों से ये खून में से लीवर में नहीं जाता है तो या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीलिया हो जाता है। तो क्योंकि आप जानते हो खून पीला हो जाता है ना, इसीलिए क्योंकि आरबीसी टूट रहे हैं, आरबीसी छोटे हो रहे हैं, आरबीसी अपना काम अच्छे से कर नहीं रहे हैं, तो ये बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती जा रही है आरबीसी में, ठीक है, या फिर यकृत सही से काम नहीं कर पा रहा है, जो भी रीज़न है, ठीक है, इस वजह से ये पीला होता चला जाता है, पीला होता चला जाता है, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन यकृत सही से नहीं कर रहा है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जो पित्ताशय है, पित्त है, इसका फिल्टर यकृत करता है, बकाया पानी है, प्रोटीन है, खून है, इन सब का फिल्टर किडनी करती है, ध्यान रखिएगा। किडनी किसे कहते हैं? वृक्क, गुर्दे को। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका फिल्टर कौन कर रहा है? यकृत कर रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरी ग्रंथि। हमने बताई सहायक ग्रंथियाँ आपको कौन कौन सी पढ़ा दी हमने? एक हमने आपको यकृत पढ़ा दी, हमने पित्ताशय पढ़ा दिया, अब हम अग्नाशय पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अग्नाशय जिससे पूर्ण पाचक रस निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान 7.8 से 8.3 आप देख रहे हो बराबर बढ़ रहा है। हमने बताया था पीएच में इधर के जो होते हैं 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, हमने पीएच में बताया जो बीच 7 पे होता है वो कैसा होता है? उदासीन न्यूट्रल होता है। और तीसरा हमने बताया था क्षारीय होता है जो कि 7 के बाद होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें कितनी कैसी हैं? सब क्षारीय हैं। 7.8, 8.3 ये क्या क्षारीय माध्यम हो गया ना। तो यही सब मिलकर क्या करते हैं? भोजन को क्षारीय बनाते हैं। तो छोटी आंत कहती है अब आ जाओ, अब हम तुम्हें अपने पास बुलाते हैं। जो भी पचा हुआ भोजन होता है फिर उनको शोषित करती है, ठीक है, और छोटी छोटी कोशिकाओं को भेजने का काम करती है। तो यहाँ पर इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मात्र माल्टोज मुंह में पचा, ठीक है,
बकाया सारे यहीं बचेंगे। आमाशय में भी उन्हें तोड़ा गया है छोटे छोटे टुकड़ों में। सिर्फ कौन सा था आपका, रेनिन था आमाशय में, और कौन सा था आपका, पेप्सिन था। यही दो पचा रहे थे प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी नहीं हुआ आपके आमाशय में। तो यहाँ पर पूर्ण पाचक एंजाइम मिलेंगे जो कि आपकी कार्बोहाइड्रेट को भी पाचित कर देंगे, प्रोटीन में भी जो आपका रह गया उसको भी अमीनो अम्ल में बदल देंगे, और वसा का भी वसीय अम्ल में यहाँ पर बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण पाचक रस होते हैं। अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, लाइपेज, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके, हाँ, लाइपेज जो है ये इधर कर लो, वसा का पाचन करता है ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है शर्करा में, और जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टोन्स में, प्रोटीन को मतलब पेप्टोन्स के माध्यम से पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये थोड़ा मतलब इधर क्रॉस कर लो इसको, ये प्रोटीन के लिए हो जाएगा ट्रिप्सिन, और लाइपेज वसा के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो गया है ऊपर नीचे। तो ये और एमाइलेज तो आप जानते हो। अब ये सब कहाँ से निकल रहा है, ये सब आपके निकल रहे हैं अग्न्याशय से, जहाँ से आपकी एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, याद है ना, तो यहीं से इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होते हैं। जो पाचन संबंधी कार्य होते हैं सबसे अधिक कहाँ होते हैं, छोटी आंत में होते हैं। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। अब इन तीनों पार्टों को आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न बनते हैं। ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट, ये आमाशय के बाद एक यू लाइक मतलब यू आकार की संरचना होती है, जिसमें यकृत, लीवर तथा अग्न्याशय पैनक्रियाज खुलते हैं। ओके, तो यकृत और अग्न्याशय कहाँ खुलते हैं, आपके ड्यूडेनम में खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव्य स्रावित होता है, और ये द्रव्य एंजाइम को सक्रिय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन का आपका पाचन हो जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं जैजुनम की। तो ड्यूडेनम के आगे वाला भाग जैजुनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जैजुनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य यहाँ पर नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाए छोटी आंत के किस भाग में पाचन संबंधी कोई काम नहीं होता, तो वो जैजुनम में नहीं होता। ठीक है, तीसरा है इलियम। ये छोटी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने थे मुख्य एंजाइम। बकाया 3 पार्ट होते हैं, बस यही पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इरिप्सिन एंजाइम पाया जाता है छोटी आंत में, सुक्रेज पाया जाता है, माल्टेज पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन होता है, क्योंकि ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचक करते हैं, प्रोटीन का पूर्ण पाचन करते हैं, और आपका जो बच गया उसका भी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इरिप्सिन, आपसे पूछा जाए प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो इरिप्सिन करता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इरिप्सिन होता है जो पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है, मतलब प्रोटीन को। दूसरा होता है सुक्रेज। जो सुक्रेज होता है ये भी आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है ना, तो मतलब डाई रूप है। तो सुक्रेज जो एंजाइम होता है ये सुक्रोज का पाचन करता है, जो हमारी घरेलू शर्करा चीनी शुगर होती है उसका पाचन करता है, किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। बात करते हैं माल्टेज का पाचन। माल्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो माल्टोज का, ये भी ग्लूकोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। दूसरा होता है लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टोज का पाचन करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और जो होता है लाइपेज, ये फैट का पाचन करता है फैटी एसिड या फिर ग्लाइक जो होते हैं नहीं हमारे ग्लाइसरॉल, ठीक है, उनका पाचन ये करते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल में पाचन करते हैं। आगे हम बात करते हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद बचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अवशोषित करने के लिए छोटी आंत में मौजूद बिलाई के द्वारा होता है। तो आपसे हमने बताया इतने सारे जो एंजाइम है, देखो इनको रिवाइज कर लेना, रिवीजन दोबारा रिपीट कर लेना, ये प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे जो थे अब ये पच गए, ठीक है, सब सारे एंजाइम ने खाने को पचा दिया, सारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा सबको पचा दिया। अब ये अवशोषित किसके माध्यम से होंगे, तो ये छोटी आंत में बिलाई पाए जाते हैं। बिलाई देख लीजिए संरचना इस तरीके की होती है, उंगली नुमा संरचना होती है ये। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे फोम नहीं होती, हमने कोई भी चीज़ पानी में डाला फोम को तो वो क्या कर लाता है, सारा सोख लेगा फोम, तो ये इसी की तरीके होती है। ये क्या होती है, अवशोषित कर लेती हैं। जो न्यूट्रिशन होता है ना, एमिनो एसिड क्या है, पतला रूप है, ग्लूकोज क्या है, पतला रूप है, तो उनको ये सोख लेती हैं और पूरी शरीर में भेज देती हैं। ठीक है, तो बिलाई के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जाता है। क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब भई है कि फोम थी, आपने पानी में डाली, उसने सारा पानी सोख लिया, तो वो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही काम करते हैं समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत की।
बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता। ठीक है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, हम बता चुके हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन एवं रेक्टम। ध्यान रखिएगा, 3 भाग है, सीकम, कोलन, रेक्टम। ओके, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिनी ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। जो अपेंडिक्स होती है, इसका आप कोई काम नहीं रह गया, ये अपेंडिक्स है, आपको दिख रही है। अब ज़्यादातर इसमें भोजन फंसता है। ये कहते हैं जब लोग मांस वगैरह खाते थे, आदि मानव होते थे, तो ये अपेंडिक्स में इसका कुछ विशेष रोल होता था, पाचन ज़्यादा अच्छे से होता था। पर जब अब लोग मांस वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, ठीक है, तो अभी अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, तो इसको अब काट कर निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर दिक्कत होती है, तो इसे काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अपेंडिक्स। हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग पूछा जाए तो अपेंडिक्स है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है, तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। तो सीकम के बाद जो कोलन प्रारंभ होता है, जल का अवशोषण कोलम में होता है। ठीक है, बड़ी आंत के कोलन भाग में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के कोलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी पाए जाते हैं। सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण किया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बड़ी आंत का भाग है उसमें विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, किस भाग में? कोलन वाले भाग में, ये इंपॉर्टेंट है। रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन जमा रहते हैं और गुदा एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये रेक्टम है और ये एनस है, यहाँ से जो है मल है होती है वो निकल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं भोजन के रूप में जो बोलस क्या होता है, अभी हमने बता भी दिया, मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। मुंह में जो खाना है, जो हमारे मुंह में है, ठीक है, हम खा रहे हैं, चबा रहे हैं, अभी मुंह से अंदर नहीं गया, हमारे ग्रास नली में नहीं पहुंचा, ना ही आमाशय में पहुंचा, सिर्फ मुंह में है, उसे हम बोलस कहते हैं, जिसमें टाइलिन मिली हुई है, ऐसे समझ सकते हो। काइम, जब आमाशय में भोजन पहुंच गया, तो उसे हम काइम कहते हैं। और काइल जो मलाशय में होता है, जिसे हमें निकालना है, वेस्ट है, वो काइल कहलाता है। ओके, आमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने बताया था, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय को जला नहीं पाता है, जबकि बहुत तेज होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोटी आंत की औसत लंबाई 6 से 7 मीटर या 20 से 23 फुट होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत की औसत लंबाई 1.5 मीटर या 5 फुट होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें बताना था। 1.5 मीटर बड़ी आंत होती है, नाम बड़ी आंत है, पर है छोटी, मतलब उससे छोटी, मतलब उससे क्या होती है, ये चौड़ी होती है, लंबाई में छोटी होती है। छोटी आंत वैसे पतली होती है, लेकिन लंबाई में ज़्यादा होती है। तो बड़ी आंत की औसत लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, 20 से 23 फुट, और बड़ी आंत की औसत लंबाई 1.5 मीटर होती है, 5 फुट तक। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।